आपने हमारी टिकट ली है तो उसके अंदर हमने टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन किया है कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो हमारी यहाँ पर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये सब कुछ उस टिकट में साफ साफ लिखा हुआ होता है। तो एयरलाइंस वाले ये कहते हैं कि आपने वहां पर जो वो प्लेन की टिकट है वो खरीद ली, मतलब आपने यहाँ पर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप तैयार हैं उस चीज को करने के लिए, आप उस चीज के लिए रेडी हैं, आपने एक्सेप्ट कर ली वो टर्म्स एंड कंडीशन। और यही पर वो जो स्पेशल कंडीशंस है हम उसको काफ़ी ऐसे बोल्डली नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर जो वो बोल्डली लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, तो जो खरीदने वाले होंगे वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा जिस वजह से उनको लॉस होगा काफ़ी। इसलिए वो टैसिटली एक्सप्रेस की जाती हैं जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं। तो इसमें जो कोर्ट का डिसीजन आता है, तो यहाँ पर जो कोर्ट होता है वो ये कहते हैं, जिससे यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस के बारे में पता चलता है कि जो स्पेशल कंडीशंस है उसको स्पेशली एक्सेप्ट नहीं करने की जरूरत, और ना ही उसके लिए कोई स्पेशली उसको टेल किया जाए, मतलब कि उनके एयरप्लेन में जाके हाँ मैं आपकी ये वाली कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर कुछ उस पर्सन को स्पेशली जाकर उन एयरलाइंस वालों को ये नहीं बोलना पड़ेगा, और ना ही जो एयरलाइंस वाले हैं वो स्पेशली एक्सप्रेस करेंगे कि हमारी ये एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है, अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो आप इसके लिए, हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही स्पेशली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ना ही स्पेशली ज़्यादा बताने की ज़रूरत है लोगों को। तभी यहाँ पर जो वो स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो टैसिट मैनर में लिखी जाती हैं। तो इस केस लॉ में जो हमारी इंडियन एयरलाइंस है वो लाइबल नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस का इस्तेमाल किया है जिसको उन्होंने टैसिटली मैनर में प्रेजेंट किया था। तो अब इससे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि दो पार्टीज होती हैं, उन दोनों पार्टीज में से एक पार्टी तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाती है और एक पार्टी होती है जो उसको एक्सेप्ट करती है। सेम जैसे एयरप्लेन वाले में थे, एयरप्लेन टिकट तो वो एयरप्लेन कंपनी ही बनाती है ना, जिनकी कंपनी होती है वो सारी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखती हैं कि ये टर्म है, ये कंडीशंस हैं। तो अब जो हम एज अ पैसेंजर हम वहाँ पर खरीदते हैं उस टिकट को, तो हम उसमें उस टर्म्स एंड कंडीशन को कोई चेंज नहीं कर सकते, हमें वो सब कुछ मानना ही पड़ेगा अगर जो हमें प्लेन में ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर हमें उन सब टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर मानना पड़ेगा अगर जो हम यहाँ पर करना पाते हैं। अगर जो हम उन सबको नहीं, मतलब हम टिकट नहीं खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें वो नहीं कर सकते। तो इसमें हमें ना चाहते हुए भी हमें उन कंडीशंस को मानना पड़ेगा अगर आपको वो चीज़ करनी है। तो यहाँ पर एक पार्टी सारी कंडीशंस बनाती है और एक पार्टी जो है वो यहाँ पर उन सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करती है। इसमें एग्जांपल में हम वही एयरप्लेन टिकट, ट्रेन टिकट, पार्किंग टिकट, टोकन या कुछ भी ऐसी चीजें। तो हम इसको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक केस लॉ से समझते हैं कि आखिर इसमें केस लॉ में क्या है। इस केस लॉ का नाम है पार्कर वर्सेस साउथ ईस्ट रेलवे। अब इसमें क्या होता है कि एक ना पार्कर नाम का बंदा होता है, वो ना अपना बैग ना क्लॉक रूम, जहाँ पर स्टेशन में जो एक रूम होता है ना, यहाँ पर काफी लोग रेस्ट भी करते हैं, अपना सामान भी रख देते हैं वहां पर। तो ना वहां पर एक क्लॉक रूम होता है उसमें ना वो अपना बैग जो है ना, उसका वो ना बैग की ना वैल्यू होती है 30 पाउंड्स। उस बैग की जो वैल्यू होती है वो होती है 30 पाउंड्स। और जो वो वहाँ पर ट्रेन वाले जो टिकट देते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपना सामान क्लॉक रूम में रख सकते हैं, पर अगर जो आपका सामान मिसिंग या मिसप्लेस या कोई भी कुछ भी हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो हम सिर्फ लाइबल होंगे 10 पाउंड्स देने के लिए, सिर्फ हम यहाँ पर 10 पाउंड्स देंगे। अब जो पार्कर है उसका बैग तो होता है 30 पाउंड्स का, जिसकी वर्थ होती है। तो यहाँ पर जो वो पार्कर होता है ना, उसने ना वो जो टिकट होती है उसको ना अच्छे से पढ़ा नहीं होता, उसके अंदर की ये एक टर्म एंड कंडीशन होती है, उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होता कि ये 10 पाउंड्स वाली कुछ ऐसी बात लिखी हुई है। तो ना पार्कर ना कहीं चला जाता है अपना बैग छोड़ के, तो ना उसका बैग जो है ना वो मिसप्लेस हो जाता है, मतलब एक तरीके से चोरी हो जाता है उसका बैग। तो यहाँ पर जो वो पार्कर है वो जाकर वहां पर जो उनका ऑफिस होता है वहां पर जाके ना वो कंप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे बात हुई है कि मेरा बैग यहाँ पर चोरी हुआ है, मुझे 30 पाउंड्स यहाँ पर मिलने चाहिए। पर वहाँ पर जो वो कंपनी वाले, वो जो ऑफिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हमने हमारी टिकट में स्पेशली मेंशन किया था अगर किसी पर्सन का बैग मिसप्लेस होता है हम सिर्फ 10 पाउंड्स तक ही लाइबल होंगे। तो यहाँ पर वो ये चीज लेके वो केस कर देता है पार्कर रेलवे के खिलाफ। तो यहाँ पर जो
कोर्ट का डिसीजन आता है उसमें भी बिल्कुल कोर्ट ने यही कहा हुआ है कि इस टिकट में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया जाता है कि लॉस्ट थिंग के लिए रेलवे लाइबल नहीं होगी, पर फिर भी रेलवे यहाँ पर 10 पाउंड्स का उनको कंपनसेशन दे रही है। अगर जो आपका बैग 10 पाउंड से ज़्यादा का है तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, अगर 10 पाउंड्स का इक्वल है तब भी वो यहाँ पर है। पर जो बैग की वैल्यू थी वो ही यहाँ पर बड़ी थी 10 पाउंड से, मतलब 30 पाउंड्स थी यहाँ पर, तो रेलवे वाले बिल्कुल भी लाइबल नहीं थे और वो रेलवे सिर्फ 10 पाउंड्स तक का ही कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर जो पार्कर होता है वो यहाँ पर उनसे क्लेम नहीं ले पाता 30 पाउंड का, तो इसलिए यहाँ पर रेलवे जो होती है वो लाइबल नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने टिकट में क्लियरली मेंशन किया था, वही टैसिटली मेंशन किया था, हाइड करके, क्लियरली तो मतलब बोल्ड अक्षरों में नहीं था, बट वो टैसिटली जो टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया हुआ था। अब नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस में जैसे हमने पहले देखा था कि एक ऑफर होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है और या फिर एक जनरल पब्लिक के लिए होता है। जनरल पब्लिक में हम ये कह सकते हैं कि उस ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके यहाँ पर जो पब्लिक है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, और जिसके लिए ऑफर मेड किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो तो अलग एक वो पर्सन को एक्सेप्ट करना होता है, उसके लिए उसको स्पेशल लेटर लिख के भेजना होता है या फिर अपनी स्पेशल एक्सेप्टेंस को उसको बताना होता है कि हाँ मैं आपका एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसमें हमारे पास जनरल पब्लिक वाले में वही एक केस आता है कार्बोलिक एंड स्मोकबॉल को। इसमें ये होता है कि कंपनी वाले होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं इन्फ्लुएंजा और कोल्ड से बचने के लिए, उन्होंने कोई एक मेडिसिन बनाई होती है, अगर फिर भी कोई हमारे इसको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करता है फिर भी कोई इन्फेक्टेड होता है तो हम उसको $100 देंगे जो हमने एक्सिस बैंक में डिपॉजिट भी करवा रखे होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोली की एक लड़की होती है जो ना इसको सबको कर लेती है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है उसको, मतलब एक्सेप्ट उसको वो लिख के लेटर नहीं भेजती कि मैं आपको ये एक्सेप्ट करती हूँ। यहाँ पर जो कार्बोलिक होती है वो लड़की वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को करती है, उसके यूज ऑफ डायरेक्शन को भी, और फिर भी वो इन्फेक्ट हो जाती है कोल्ड से, और वो कंपनी के पास जाती है, कहती है कि मुझे आप यहाँ पर $100 दो मेरे अब रिवॉर्ड के तौर पे। जो कंपनी वाले होते हैं वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ये सीरियस नहीं थी, ना ही इसमें कोई कंसिडरेशन है कि तुम मुझे क्या दे रहे हो, मैं ही तुम्हें दे रही हूँ तो तुम इसमें क्या दे रहे हो। तो यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर कोर्ट में चली जाती है, जिससे कोर्ट कहती है कि ये ऑफर आपने पब्लिक एट लार्ज में बनाया गया, तो यहाँ पर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपको स्पेशली लिख कर बोलेगी कि हाँ मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। अगर किसी को भी ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो बाय परफॉर्मिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन वो एप्लीकेबल है कि उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। और इसमें आपने बहुत ज़्यादा सीरियसनेस भी शो करी है, ये दिखाकर कि आपने खुद कहा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आपने $100 जो है वो बैंक में डिपॉजिट भी करवाए हैं, और ये कोई इसमें कंसिडरेशन है जो वो आपकी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है कि आपका हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और अगर फिर भी कोई एक्सपेक्टेड होता है तो वो आप उसको $100 दोगे। यहाँ पर जो कंसिडरेशन थी वो आपका प्रोडक्ट था यहाँ पर, इसलिए जो कार्बोलिक लड़की थी वो उसको यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर अपना क्लेम ले सकते हो, जिसमें यहाँ पर कंपनी लाइबल की जाती है, क्योंकि ये एक ऑफर था वो जर्नल एट पब्लिक लार्ज पे था कि इसमें कोई भी पर्सन आकर एक्सेप्ट उसको कर सकता है। तो यहाँ पर कंपनी लाइबल की जाती है कि आप उसको $100 दो। तो इसके साथ हमारा यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस खत्म हो जाता है।